अच्छा, तो आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रोड मैप कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पहले करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें बाद में करनी चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें आसान हैं जिन्हें हम पहले कर लें, वो करके हमें प्रोग्रामिंग आसानी से समझ आने लगे। लेकिन उससे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दरअसल रियल लाइफ प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग पे मैप करने का नाम है, ठीक। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट की रीयूजेबिलिटी होती है। ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे होता है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम रोड मैप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रोग्रामिंग का जो रोड मैप है इसकी जानिब बढ़ते हैं, ठीक है। वे देखें, प्रोग्रामिंग का रोड मैप ये है। ये तमाम वो चीज़ें जो कि आसानी से आपको पता चल जाएंगी, आसानी से समझ आ जाएंगी। और मैं इसी रोड मैप को लेते हुए तमाम तर ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लास क्या है, ठीक है। ये इसमें जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये स्टेप वाइज नहीं है। आप इसमें से जो चीज़ आपको सबसे पहले समझ आ रही है, आसान लग रही है, आप उसको कवर कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं जो आपको इसमें से आसान लग रही है। ये पहला हाफ है, लेकिन ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। आपको पता, सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास क्या चीज़ है, ठीक है। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड विद रिटर्न टाइप एंड नो रिटर्न टाइप क्या होते हैं। रिटर्न टाइप के अंदर रिटर्न की जो है वो कीवर्ड लिखना ज़रूरी है। नो रिटर्न टाइप में जो है वॉइड आता है आपके पास। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट फाइनल होता है आपके पास जावा के अंदर। वेरिएबल कांस्टेंट आपके पास हर लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं। वेरिएबल वेरी करता है, कांस्टेंट फिक्स रहता है आपके पास। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होते हैं, दो टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव में जो है उसकी कितनी किस्में हैं, नॉन प्रिमिटिव में कितनी किस्में हैं आपके पास, ठीक है। प्रिमिटिव जो है हमारे पास फिक्स हैं, हर लैंग्वेज में आपके पास वही आपको प्रिमिटिव डाटा टाइप्स मिलेंगे आपको। और नॉन प्रिमिटिव आपके पास जो है प्रोग्रामर्स की बनाई हुई होती हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम पे बनते हैं आपके पास, जो क्लास है उसी नाम पे कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है। उसके अंदर हम मेथड की तरीके से उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं आती कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आपके पास जावा के रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। अगर जैसे पब्लिक है या फाइनल है, अब इसको एज अ वेरिएबल नहीं रख सकते। जैसे आप बोल लें इंटीजर पब्लिक इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये नहीं कर सकते, ये गलत है। पब्लिक वो बोलेगा ये चीज़ तूने पब्लिक कर दी। इंटीजर वो बोलेगा कि वेरिएबल लो, वेरिएबल उसको हम ए देंगे तब वो मानेगा वेरिएबल है। जब तक अगर हम उसको बोलेंगे पब्लिक, वो नहीं मानेगा कि ये भाई ये तो जावा का रिजर्व कीवर्ड है, इसकी अलग फंक्शनैलिटी है, ये तो एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। ये चीज़ें रिजर्व्ड हैं जावा के अंदर पहले से ही, इन्हें कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, ये पता होना लाजमी है आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्लास के बनते हैं आपके पास। जिस क्लास की फंक्शनैलिटी आपको कॉल करानी होती है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट, जैसे क्लास ए है आपके पास तो उसका ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनेगा, ए ऑब्जेक्ट का वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू मेमोरी एलोकेट करता है, न्यू और ए क्लास का नाम, ठीक है। लेकिन उस क्लास के अंदर मुख्तलिफ कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बताऊंगा क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। न्यू के बाद जो आता है वो कंस्ट्रक्टर आता है, ठीक है। ए क्लास ए उसका इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू, फिर वो कंस्ट्रक्टर आएगा, ये क्लास का नाम, ठीक है। ये जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, खैर। अच्छा,
आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर क्या होते हैं, ठीक है। पैरामीटर जब होते हैं जब हम मेथड बना रहे होते हैं, आर्गुमेंट जब होते हैं जब हम मेथड कॉल करा के इम्प्लीमेंट कॉल के लिए इम्प्लीमेंट के लिए उसको जब इम्प्लीमेंट करा रहे होते हैं तब जब हम उसके अंदर डालते हैं वो आर्गुमेंट्स हो गए आपके पास। कि मैं तमाम चीज़ें कोई रिव्यू बता रहा हूँ तमाम चीज़ों का, बहरहाल इन तमाम चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। डेटा इन्फो एंड प्रोसेस क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर्स जैसे पब्लिक प्राइवेट, ये तमाम चीज़ें ये क्या होती हैं। स्वैपिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक एक्टिविटी है स्वैपिंग की, ये मैंने बताई भी है आपको, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर सेकंड हाफ आता है आपके पास, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स आते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट करें इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, और जितने भी हैं 4 पिलर्स, ठीक है। उसको मैं आज डिस्कस कर चुका हूँ 4 पिलर ऑफ ऊप्स की, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी उसके अंदर मैंने 4 पिलर ऑफ ऊप्स डिस्कस करें। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया जिसके अंदर इनहेरिटेंस वगैरह है, इनहेरिटेंस भी हो गई, ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग हो गई पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपके पास। तमाम चीज़ें जो है मैंने डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है, बहुत डिटेल से डिस्कस करी हैं, आप देखिएगा वो प्लेलिस्ट। थर्ड हाफ के अंदर आपके पास जो है लूप्स आ गए, कंडीशंस या वैलिडेशंस आ गई और स्विचेस आ गए आपके पास, ठीक है। ये तमाम चीज़ें पता होना लाजमी है थर्ड हाफ के अंदर, ठीक है। लूप्स आपके पास फाइनाइट होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं, सही। अब फाइनाइट में जो है आपके पास फॉर आ गया, वाइल आ गया, डू वाइल आ गया, इनहेंस्ड फॉर लूप आ गया, ठीक है ना, फॉर ईच जिसे कहते हैं, फॉर ईच है इनहेंस्ड फॉर लूप, ठीक है। अच्छा, फाइनाइट इनफिनिट में भी जो है ये सारे लूप्स होंगे लेकिन जो है वो इनफिनिट चलेंगे आपके पास, ठीक है। अच्छा, कंडीशंस और वैलिडेशंस आपके पास वो आपको पता होना लाजमी है, जिसके अंदर आपके पास खाली इफ़ की कंडीशन आ जाती है, इफ़ एल्स आ जाता है, एल्स इफ़ आ जाता है, एल्स इफ़ लेटर आ जाता है। और इसमें मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर वैलिडेशंस कैसे लगती हैं। एक सिंपल फॉर्म बनाऊंगा कि मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को सिंपल करके बताया जाए। अच्छा, स्विच के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, केस, ब्रेक, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, ये क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, कंडीशंस और वैलिडेशंस स्विच के अंदर कैसे लगती हैं, इफ़ एल्स स्विच के अंदर कैसे आता है, क्यों लगता है, और ये तमाम चीज़ें जो रह गई हैं आपके पास। जैसे एक चीज़ होती है नेस्टिंग, नेस्टेड लूप्स एंड नेस्टेड कंडीशंस। नेस्टेड लूप और नेस्टेड कंडीशंस होती हैं। जैसे इफ़ एल्स, इफ़ के अंदर एक और इफ़ है, अगर पहली वाली इफ़ कंडीशन ट्रू है तो दूसरी वाली में जाओ, अगर दूसरी वाली ट्रू है फिर उसके अंदर एक और जो इफ़ की कंडीशन है उसके अंदर जाओ, इन्हें नेस्टेड इफ़ कहते हैं। नेस्टेड लूप जो है, अगर पहले वाले लूप की कंडीशन ट्रू है तो फिर दूसरे वाले लूप की कंडीशन में जाओ, अगर दूसरे वाले लूप की कंडीशन ट्रू है फिर तीसरे उसके अंदर वाले लूप की कंडीशन में जाओ। ये लूप्स, ये नेस्टेड लूप्स भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपके पास ट्राई कैच वगैरह हो गया, थ्रोस हो गया, फाइनली वगैरह, ये तमाम चीज़ें एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आती हैं आपके पास। फिर आपके पास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स आ गए, उसके अंदर सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर आपके पास एरे होता है, ठीक है, सबसे सिंपल, ठीक है। फिर डेटाबेसेस आ गई तमाम आपके पास, उसके अंदर एसक्यूएल और नो एसक्यूएल होते हैं। नो एसक्यूएल आपके पास जैसे फायरबेस हो गया, ठीक है। एनम्स हो गए, एनम्स दरअसल जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनके अंदर एनम्स हमारे पास काम आते हैं। उसके अंदर होता है ये, हम जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना उसको, जैसे क्लास होती है, क्लास में एक क्लास की अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसकी फंक्शनैलिटी है, ऐसे ही एनम्स होते हैं। एनम्स में हम कॉन्स्टेंट्स को जो है ना जमा कर लेते हैं। एक बेस्ट प्रैक्टिस है ये, बड़े प्रोजेक्ट्स में काम आते हैं एनम्स। हम बार बार थोड़ी एक चीज़ को कांस्टेंट बनाएंगे, बार बार फाइनल का वर्ड लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कोड को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे।
एनम्स के थ्रू हम ऑप्टिमाइज करते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम कांस्टेंट कर देते हैं, इसके अंदर लाके हम स्टोर कर देते हैं एनम्स के अंदर। क्लास जैसे हम क्लास न्यू क्लास बनाते हैं, ऐसे ये न्यू एनम बनते हैं। एनम हो गया, इंटरफेस हो गया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्लास जैसी होती हैं, मतलब सेपरेट एक अलग ही टॉपिक है ये। क्लास जैसा अलग टॉपिक है आपके पास, इंटरफेस आपके पास एक अलग टॉपिक है, ठीक है। इसी तरीके से एनम भी एक अलग टॉपिक है। इन्हीं तरीके से बनता है एनम्स आपके पास। उसके अंदर तमाम कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कलेक्शन का फ्रेमवर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एरे लिस्ट वगैरह और लिस्ट हो गई और ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं, स्टैक्स वगैरह और तमाम चीज़ें कलेक्शन के फ्रेमवर्क में आती हैं और बड़ी आसान तरीके से जो है इसके अंदर आप अचीव कर सकते हैं एरे लिस्ट को तमाम चीज़ों को। ये जेनेरिक्स पे काम करता है, जेनेरिक्स जैसे होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एक जेनेरिक्स का टॉपिक मैंने लिखा, जेनेरिक्स भी होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, नाम लेते जाऊँ तो भी कम ना हो, प्रोग्रामिंग के अंदर इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो वो हैं जो मुझे अभी याद आई हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारी चीज़ें। अच्छा, सॉकेट्स एंड पोर्ट्स हो गए आपके पास, सॉकेट प्रोग्रामिंग हो गई, ये आपके पास जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं उनमें काम आती है सॉकेट प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा। थ्रेड्स हो गए, रनेबल इंटरफेस हो गया, क्या होता है, ये भी थ्रेड्स के अंदर आता है। और पोस्ट फिक्स क्या टर्मिनोलॉजी है, प्री फिक्स क्या टर्मिनोलॉजी है, अपेंड क्या होता है, प्रीपेंड क्या होता है, ठीक है ना। जैसे दिस है आपके पास, दिस आप जिस क्लास में मौजूद हैं, जिस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, दिस, उस पर आप दिस लगाएंगे। या आप देखिएगा कंपोजिशन या एग्रीगेशन में काम आती हैं ये चीज़ें, दिस हो गया, सुपर हो गया। जब आप फायरबेस के अंदर मॉडल बना रहे होते हैं उसके अंदर काम आती है। जब आप एंड्रॉयड का काम करते हैं उसके अंदर फायरबेस का मॉडल बनाते हैं, वहाँ पे दिस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनकैप्सुलेशन के अंदर इस्तेमाल होता है दिस का, गेटर सेटर बनाने में। गेटर सेटर भी एक टॉपिक है जो मैंने इसमें नहीं लिखा, तो मुझे भी याद आया आपको बताते हुए। गेटर सेटर भी एक टॉपिक है जो बहुत काम की चीज़ है, जिससे फायरबेस का मॉडल बनता है वो गेटर सेटर से बनता है, ठीक है। स्टैटिक क्या चीज़ है, स्टैटिक भी बहुत काम की चीज़ है। स्टैटिक का फ़ायदा ये है, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्लास की। डेलीगेट, ये भी बहुत काम की चीज़ें हैं। टाइप कन्वर्जन हो गई, कास्टिंग हो गई, कंपोजिशन एग्रीगेशन जिसकी भी बात हुई, एसोसिएशन सिर्फ रिलेशन को कहते हैं कि इनकी क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है, कंपोजिशन है, एग्रीगेशन है, ठीक है। और वो तमाम चीज़ें जो रह चुकी हैं। ये था आसान तरीके से प्रोग्रामिंग का रोड मैप। आपकी जो 3 मेन चीज़ें हैं आपके पास, ये फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ, आप ये 3 हाफ कर लें, बाकी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ आने लगेंगी। भले से आप फर्स्ट हाफ पहले कर लेना, आप फर्स्ट हाफ पे आपको कमांड हासिल हो जाए, बाकी तमाम चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी, क्योंकि आपको कोड रीडिंग आ जाएगी। कोड रीड आपको एक बार करना आ गया तो आप आसानी से बाकी चीज़ें समझ सकते हैं। और एक और चीज़ इन द एंड जो मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्टिंग में अपनी वीडियोस के और हर बार मैं ये चीज़ रिपीट करता हूँ, यू नेवर क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ मेथड, यू ओनली इम्प्लीमेंट अ मेथड इनसाइड अ मेथड। मेथड के अंदर कभी भी मेथड नहीं बनता, मेथड के अंदर हमेशा मेथड इम्प्लीमेंट होता है या कॉल होता है। कॉल कह लें आप, इम्प्लीमेंट कह लें, और इम्प्लीमेंट भी 2 ज़ुमरे में आता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इम्प्लीमेंटेशन चेनिंग भी मैं बता चुका हूँ। अब देखें इन टॉपिक्स को, तो मेरी कोशिश यही है शुरू से लेकर अभी तक, और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि मुश्किल चीज़ों को आसान तरीके से देखा जाए, लेके चला जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें किसी की भी समझ नहीं आती इतनी आसानी से। चीज़ों को आसान तरीके से लेके चला जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।